यू गाइस, व्हाट्स अप, एवरीथिंग कूल। क्या करने वाले आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, आज अपन थ्योरी पूरा का पूरा क्या करने वाले हैं, इन वन शॉट किल। सो तैयार हो मेरे साथ? चलो आओ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और करते हैं इसी के साथ बड़े प्यार से और बड़े अदब के साथ इसकी शुरुआत। सो हियर यू गो। सबसे पहली बात, अच्छा हाँ, एक चीज और बोल देता हूं, ये लेक्चर उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है जिन लोगों को पता है हाँ भाई ये चैप्टर के अंदर कहानी है क्या क्या, क्योंकि थोड़ा सा चीजें रहेगी फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। सो इन डेप्थ नहीं जाएंगे, सारी की सारी चीजें ऊपर ऊपर से कवर करेंगे जिससे आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए। सो आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत आइडिया यहां पर इस चैप्टर का होगा, और अगर नहीं है तो ले लो यार आइडिया, है ना। ओके, सो रिवीजन का मतलब तो यही होता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। अभी देखते हैं, चलो भाई बाकी बातें बाद में, पहले करते हैं आज काम की बातें। चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है यहां से क्या कि करंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो भाई देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, करंट का डेफिनेशन बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ऑलराइट, ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और यहां से चार्जेस का मतलब क्या होता है, चार्जेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। ये क्या होता है, क्यों होता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक एटम के अंदर क्या होती हैं, तीन एंटिटीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में बंद होता है ना। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हुआ होगा। चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद आता है एसआई यूनिट क्या होता है करंट का, इट इज एम्पियर। उसके बाद करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहां पर I का मतलब क्या होता है, करंट होता है, और Q का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। एंड चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, बच्चा बोलेगा अरे अरे अरे, चार्ज का ऐसा यूनिट तो क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। और इसका स्पेलिंग सही लिखना, गलत मत लिख कर आना एग्जाम में। और ये स्पेलिंग सही है या गलत, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सो और टाइम का ऐसा यूनिट क्या लेना है अपने को, टाइम का ऐसा यूनिट लेना है सेकंड। तो ये हो गई सारी की सारी करंट के बारे में बात। आई मीन उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा एक चीज और मैं बोलूंगा आपको, जब भी एग्जाम में आपको करंट को डिफाइन करने के लिए बोले तो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बना करके रखना। क्या लिखना है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना है, देन सेकंड नंबर क्या लिखना है, उसका यूनिट लिख देना, थर्ड नंबर पे क्या लिख देना, उसका फॉर्मूला लिख देना। इसी तरीके से बिल्कुल करंट का अगर पूछा जाए कि व्हाट इज करंट, तो इस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट कर दोगे तो मजा आ जाएगा एग्जामिनर को कॉपी देखते ही आपका, ठीक है। तो चलो बाकी मजे करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि यार डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। बेसिकली आपको क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो वही बात है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब कि अगर आपका ये क्या है, ये अगर आपका करंट है, ये ग्रीन बबल मतलब करंट, अगर करंट आपका ऐसा 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 फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, ये रेड वाला बबल मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कुछ इस तरीके से फ्लो होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। आई होप ये भी सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, करंट के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान। अगर आपको किसी ने बोला कि भाई 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे आपको समझना क्या है वो ध्यान रखना है। 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि 10 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 कूलम। अब जो यहां पर समझने वाली बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस 10 कूलम का मतलब मेरे भाई गलती से भी ये मत बोल देना कि इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि 10 कूलम का चार्ज है। ऑलराइट, अब अगर किसी ने पूछा कि अच्छा चलो बताओ कि 10 कूलम अगर चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे इसके अंदर, तो वो कैसे निकालेंगे अपन। उसको निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। यहां पर Q का मतलब क्या होता है, चार्ज, विच इज यहां पर 10 कूलम्स, सॉरी। और यहां पर N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E का मतलब जानता है यानी क्या होता है, हाँ बोलो बोलो बोलो, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू हमको याद रखना है, विच इज 1.69 इंटू 10 रेज टू -19। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट भी कूलम भी होता है भाई, है ना। बिना कोई दर्द बिना कोई तकलीफ के साथ इस चीज को याद कर लेना। ऑलराइट, तो ये यहां से चीजें याद हुई। अब फिर बात आती है कि यार इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो वो देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो अब ये फॉर्मूला लिखा अपन ने, Q इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, हाँ, Q इज इक्वल टू N इंटू E।
अब Q कितना दिया था, 10 कूलम दिया था। N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो N का वैल्यू एज इट इज डाल दिया क्योंकि ये तो निकालना है। E का वैल्यू क्या होता है 1.67, सॉरी मैंने 9 लिख दिया था, माय बैड, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको नीचे फेंक दोगे, तो आई होप ये सबको सॉल्व करना आता होगा। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करते हो तो मतलब N का वैल्यू कितना आ जाता है, इतना सारा आ जाता है N का वैल्यू। और इसका मतलब होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं कितने में, 10 कूलम चार्ज के अंदर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो इतना होता है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, मिला करके 10 कूलम। आई होप ये चीज क्लिक कर गया होगा। इसी के साथ करते हैं आगे। हाँ अच्छा, ये एक चीज और है, करंट का थोड़ा सा और ज्ञान, मतलब यहां पर क्या होता है, यूनिट्स की बात कर लेते हैं। छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं यार। मिली एम्पेयर मतलब कि क्या होता है, 10⁻³ एम्पेयर। ये आपको याद रखना है क्योंकि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी घुमा करके दे दिया करंट इज इन मिली एम्पेयर, सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट करंट इनटू एम्पेयर्स फर्स्ट। बिना एम्पेयर में कन्वर्ट करे काम मत कर देना, वरना टाइम फिश हो जाएगा। ठीक है, सो मिली एम्पेयर को किस में करना है, 10⁻³ एम्पेयर में। और अगर माइक्रो एम्पेयर दे दिया तो माइक्रो एम्पेयर में कितने एम्पेयर होते हैं, 10⁻⁶ एम्पेयर। इज इट क्लियर टू यू गाइस? आई होप इट्स क्लियर। सो माइक्रो एम्पेयर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको 1 म्यू ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मिली एम्पेयर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 छोटा m इंटू ए। दिस इज सिंबल ऑफ मिली एंड दिस इज सिंबल ऑफ माइक्रो। ये क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये हो गई सारी करंट की कहानी। करंट के बारे में बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। अगर इतनी चीज पता है तो करंट के बारे में तो थ्योरी में एटलीस्ट कुछ भी चीज उड़ने नहीं वाला है। ऑलराइट, सो ओके, देखते हैं अब आगे क्या है इसकी कहानी। अब बात आती है इसके बाद फिर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपको अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इसका सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ना है। तो देख लो भाई डेफिनेशन क्या है इसका, अच्छे से याद रखना। पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ये आपको रट्टा मार डालना है अच्छे से। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, छोटा सा चेंज है बस इसके अंदर। क्या है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और यहां पर क्या था, इंफिनिटी टू पॉइंट ए, और यहां पर क्या है, पॉइंट बी टू पॉइंट ए। बस ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसको अच्छे से रट्टा मार देना, और जिसको समझ में आता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अल्टीमेटली याद तो रखना ही पड़ेगा, है ना, याद तो रखना पड़ेगा, वरना समझना अलग बात हो जाएगी और एग्जाम में लिखना एक अलग बात हो जाएगी, है ना। ओके, ऑलराइट। अच्छा, ज्यादा फास्ट लग रहा है अगर आप लोगों को तो आप स्पीड स्लो करके भी पढ़ सकते हैं, और वैसे आई होप स्पीड ठीक ठाक ही होगा। चलो खैर वो सब आप लोग डिसाइड कर सकते हो। ऑलराइट, ये हो गया अपने का यहां से क्या डेफिनेशन, दोनों की ध्यान रखना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो क्या है आगे, 1 वोल्ट का डेफिनेशन भी एक आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो क्या होता है, बहुत सिंपल यार। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट्स इट, दैट्स हाउ वी डिफाइन 1 वोल्ट। फिर बात आती है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल एट अ पॉइंट का यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है पोटेंशियल का, यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। एसआई यूनिट इज वोल्ट, ठीक है, VOLT, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। ये हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां पर W मतलब क्या, W मतलब क्या होता है, वर्क डन, और Q मतलब क्या होता है, आपका और हम सबका फेवरेट क्या, चार्ज, है ना। और V मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सारी चीजें यहां पर मैंने लिख करके रखा है, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। और क्या होता है, बस इसके अंदर इतना ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इसका जूल होता है। और यहां पर चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है। तो बच्चा जानता है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां से अपने को ये चीज ध्यान रखना है, इसका एसआई यूनिट, इसका फॉर्मूला, पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर आता है आपके पास क्या, सर्किट डायग्राम। अब देखो सर्किट डायग्राम का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग देयर सिंबल। मतलब कि हुआ क्या है इसका मतलब, देखो एक्चुअल रियल लाइफ में आपको सर्किट कैसा दिखता है, एक आपको छोटा सा सेल लगा कर देंगे, एक रहेगा आपका बल्ब और ये रहेंगे आपके कनेक्टिंग वायर्स जनरली जो कॉपर के होते हैं। तो इस वाले रियल जो फिजिकल रियल लाइफ में आपको सर्किट दिखता है उसको आप अपने नोटबुक पे कैसे बनाओगे, ऐसे ही तो बनाते हैं यार सर्किट, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया। तो इधर रेजिस्टर का मतलब क्या, बेसिकली बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और अगर किसी को बल्ब अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं लगता बनाना, तो ये लो बल्ब का सिंबल बना लो। ओह हार्ट बना दिया ये तो मैंने, ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसा बना लो, ठीक है। थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको, ये ऐसा कर लो, यस, इसको थोड़ा सा ये लो, आई होप अब दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये हो गया बल्ब, ओके। अब फिर बात आती है किसकी, सिंबल्स। तो यार सब लोग बच्चा जानता है, सर्किट डायग्राम अभी तक तो काफी प्रैक्टिस कर लिए होंगे ये सारे सिंबल से, जो कि आपको याद रखना है। सेल का क्या होता है, बैटरी का क्या होता है, ओपन वायर, क्लोज वायर और ये सब एमीटर, वोल्टमीटर, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो यहां से क्या याद रखना, बस सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन, और ये वाला चार्ट तो बच्चे को याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब क्या आता है यहां पर, फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ऑल्दो ये आपको पूछते नहीं है सिलेबस में, बट पता होना जरूरी है, तब जाकर के सर्किट डायग्राम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मक्खन की तरह उतर जाएगा, है ना। सो क्या होता है, सेल या बैटरी का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस टू मेक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। और कनेक्टिंग वायर का काम क्या होता है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स पाथ टू करंट सो दैट करंट घूम सके। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करंट को हिंड्रेंस ऑफर करता है, करंट को बोलता है तू मत जा भाई, तू रुक जा, है ना। तो ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। की मतलब क्या होता है, सर्किट को ओपन क्लोज करने के लिए। एमीटर क्या होता है, इट्स अ डिवाइस विच मेजर्स वैल्यू ऑफ करंट। और वोल्ट मीटर क्या होता है, अगेन इट्स अ डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रेजिस्टर, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। रियोस्टेट क्या होता है, इट ऑफर्स वेरिएबल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टर क्या होता है, एनी अप्लायंस व्हिच कैन ऑफर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। सिंपल, इजी, स्वीट। ऑलराइट, सो इसमें तो आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, जिसको फंक्शंस पता करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे निकल लो, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब क्या है आपके पास, एमीटर। एमीटर के बारे में सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखना है और खेल खत्म हो जाएगा, है ना। सो क्या है एमीटर के पॉइंट, सबसे पहले इसका काम क्या होता है भाई, ये करता है करंट मेजर। उसके बाद इसका कनेक्शन कैसा होता है, इसका कनेक्शन होता है इन सीरीज, सीरीज में लगाया जाता है। ये देखो कहां गया ये एमीटर, सिंबल एमीटर का क्या होता है, एमीटर का सिंबल होता है ए, है ना। इसको सीरीज में लगाया जाता है और उसके साथ साथ, एक मिनट, ये इससे बताता हूं, इसको सीरीज में लगा दिया। उसके बाद क्या होता है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, काफी लो रखते हैं। क्यों लो रखते हैं, सो दैट करंट इजीली पास हो सके उससे। क्योंकि करंट का भाई एक सीधा सिंपल सा रूल है, जहां पर सबसे कम रेजिस्टेंस होगा वहां से सबसे ज्यादा करंट पास होगा, और जहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां पे करंट बोलेगा हमको नहीं जाना, करंट बहुत कम पास होगा। ये बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, है ना। जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पर करंट कम, जहां पर रेजिस्टेंस कम वहां पर करंट ज्यादा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या, इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। क्यों लो होता है, सो दैट करंट इजीली पास हो पाए। फिर तीसरी चीज क्या है इसकी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या फिर सेल। मतलब कि क्या हुआ, देखो एमीटर के ऊपर भी क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो ये जो बैटरी या सेल का प्लस साइन है, इसका ऐसा सीधा का सीधा कनेक्शन एमीटर के प्लस साइन से ही होना चाहिए। और ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसका कनेक्शन एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से ही होना चाहिए। ये फंडा होता है, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि काफी बार एमसीक्यूज में आपको सर्किट डायग्राम बनाकर दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें क्या गलती है। तो बच्चे के दिमाग में क्या रहता है, यार ये पैरेलल भी लगा है, आई मीन एमीटर का अगर पूछ लिया तो सीरीज में तो लगा है, बट फिर इसमें गड़बड़ क्या है। लेकिन वो छोटी सी चीज होती है, साइन की पोलैरिटी को देख नहीं पाता बच्चा। तो यहां पर ध्यान रखना, पोलैरिटी भी स्विच करके दे सकते हैं। पॉजिटिव का कनेक्शन बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही होगा, और ये जो नेगेटिव दिख रहा है ना, नेगेटिव टर्मिनल एमीटर का, इसका कनेक्शन बैटरी या सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही होगा। बस ये 3 पॉइंट याद कर लो। एमीटर कभी लाइफ में दर्द नहीं देने वाला, एटलीस्ट आई मीन 10th क्लास में। आगे खैर अलग बात है, ठीक है। तो इसके अपने को ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपके लिए एनिमेशन है, देखना चाहोगे? चलो देख लो यार, है ना। कैसा फ्लो होता है करंट, ये रेड बबल मतलब क्या है, करंट है। देखो करंट कैसा फ्लो होता है, ध्यान से देखना। जस्ट अ मिनट, यस, ओके,
इट्स लाइक दिस, ओ जस्ट अ मिनट, यस, ये देखो ऐसा फ्लो होता है, समझ में आया? इस तरीके से करंट आपका फ्लो होता है। चलो भाई इसी के साथ बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। क्या है आगे की कहानी? आगे वोल्ट मीटर की कहानी बहुत सिंपल है यार। ये तो क्या है, वोल्ट मीटर का भी सबसे पहला काम, इट मेजर्स क्या, ये क्या मेजर करता है बच्चा? इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स। जिस भी रेजिस्टर के अक्रॉस लगा दोगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर लेगा। देखो अब अगर किसी कभी भी कंफ्यूजन होना कि यार ये वोल्ट मीटर कहां से कहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, बहुत सिंपल सा फंडा है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं अभी। देखो आपने देखा यार ये जो वोल्ट मीटर है इसका एंड पॉइंट्स क्या है, एक ये एंड पॉइंट है और इसका दूसरा एंड पॉइंट क्या है, ये है। तो ये जो वोल्ट मीटर है सिर्फ इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। वोल्ट मीटर के एंड पॉइंट्स को पकड़ो, वो जिन भी इसके बीच में जो भी चीज आ गया, जितने भी रेजिस्टर आ गए, उन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर कर देगा। ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स क्या है, ये और ये, इसके बीच में क्या आ रहा है आपका, देखो ध्यान से, ये वाला रेजिस्टर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा रेजिस्टर आ रहा है, तो इसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्ट मीटर मेजर करके बैठ जाएगा, है ना। ओके, तो ये अपने को हो गया क्लियर कि वोल्ट मीटर से हमको समझना क्या है, कैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जैसे कि एमीटर सीरीज में लगता था वैसे ही वोल्ट मीटर कैसा लगता है, पैरेलल में लगता है। फिर क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी हाई होता है। अब अगर इसका रेजिस्टेंस काफी हाई है तो मतलब हम क्या चाहते हैं कि वोल्ट मीटर से करंट पास ना करे। समझ में आई बात? ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है, ये सेम है, इसका भी वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल मस्ट बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या फिर सेल, है ना। ये देखो ध्यान से, ये यहां से पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, ये कुछ ऐसा जाकर के ऐसा जाकर के ऐसा ऐसा कनेक्टेड है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है मस्ट बी कनेक्टेड विद दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल या फिर बैटरी। तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ऑलराइट, तो ये अच्छे से ध्यान रखो, 3 पॉइंट याद रखो, वोल्ट मीटर सारे क्या कर देंगे, किल, कभी दर्द और तकलीफ नहीं दे पाएगा। और इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एनिमेशन है, देख लो क्या होता है। ये देखो, ये रेड बबल मतलब कि करंट है, क्या करंट इससे पास हो रहा है, वोल्ट मीटर से नहीं हो रहा पास, है ना। सो बस यही चीज मुझे आप लोगों को दिखाना था। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या है आगे आप लोगों के लिए, ओम्स लॉ, इस चैप्टर की जान। जी हाँ, 200% क्वेश्चन आएगा इससे, या तो इसका स्टेटमेंट पूछेगा और अगर न्यूमेरिकल आया तो ऑब्वियसली ओम्स लॉ तो यूज होना ही होना है ना। ओके, सो क्या है इसका स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। जस्ट अ मिनट, यस। सो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि अगर ये चीज मिस हो गया तो समझ लेना मार्क्स उड़ जाएगा। ये आपने मिस किया और एग्जामिनर बोलेगा इसका मार्क्स तो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना अच्छे से, ये लाइन मत लिखना भूलना, कांस्टेंट टेम्परेचर इज हाईली इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, उसके बाद फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब क्या होता है, करंट, R मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, इट ऑफर्स हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, बेसिकली करंट है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। ओके, अब ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, इज OHM, ओम, नॉट वो ऊपर वाला ओम, इधर वाला साइंस वाला ओम, OHM है, ठीक है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ऑलराइट, इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा। अब क्योंकि इसको ऐसा लिख लो टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं अपन, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो मतलब कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। अगर मैं आप लोगों को पूछूं, अगर किसी चीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, किसी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो क्या करंट फ्लो हो सकता है, मतलब कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एक ये पॉइंट है A, एक ये पॉइंट है B, बेसिकली समझ लो ये एक वायर है, ठीक है। पॉइंट A का पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट मान लेते हैं, पॉइंट B का पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट मान लेते हैं। क्या करंट फ्लो होगा, ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, मतलब कि A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अंडा, इसलिए नो करंट फ्लो। और अगर मैं इसी को कर देता हूं, A को 15 कर देता हूं, A को अगर मैंने 15 कर दिया, तब पूछा बताओ करंट फ्लो होगा क्या, तो बच्चा बोलेगा जी हाँ बिल्कुल होगा सर। क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है क्या, करंट। समझ में आया?
है ना। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा जानी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे की कहानी। तो बस यहां से क्या याद रखना है, ओम्स लॉ का अपने को डेफिनेशन याद रखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और बस ये छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ने वाला है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गए तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया है, एक ये ग्राफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट के बीच का ग्राफ। तो ये क्या देता है आपको, इसके बीच का जो ग्राफ होता है, सबसे पहले इसका नेचर कैसा होता है, इसके नेचर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना। इसका नेचर कैसा होता है, अगर किसी ने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट के बीच का जो ग्राफ आता है उसका नेचर कैसा होता है, तो बच्चा क्या बोलेगा, नेचर होता है उसका स्ट्रेट लाइन। फिर अगर किसी ने पूछा कि क्या देता है, तो बच्चा बोलेगा इसका स्लोप, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच के ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका स्लोप देता है आपको वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो क्या है कि ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये है ओमिक मटेरियल्स के लिए। कौन से मटेरियल्स के लिए, ओमिक मटेरियल्स। अब बच्चा बोलेगा भाई ये ओमिक मटेरियल्स क्या होते हैं ब्रो, ओमिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और नॉन ओमिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है ना। तो ध्यान रखना अच्छे से कि ये ग्राफ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर ओमिक मटेरियल्स। फिर बच्चा बोलेगा यार एक बात बताओ, अगर नॉन ओमिक मटेरियल्स के बारे में पूछ लिया तो, है ना। तो नॉन ओमिक मटेरियल्स का अभी बताता हूं। ये चीज क्लियर है ना, इन दोनों का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचर स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अच्छा, नॉन ओमिक का मैं बता देता हूं आपको, आगे यहां पे बता देता हूं। देखो नॉन ओमिक का अगर आपको बोला कि ग्राफ कैसा होता है, नॉन ओमिक का ग्राफ आप कुछ ऐसा समझ लो, कर्व टाइप का होता है। ऐसे पूछेगा नहीं ग्राफ वगैरह आपको, ऐसा कर्व टाइप का होता है, ठीक है। ये कर्व टाइप का होता है। अब बात आती है कि नॉन ओमिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। नॉन ओमिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल्स क्या होते हैं आपके, ये क्या लिखा है, गंदा लिख दिया, थोड़ा साफ कर देते हैं। आई होप समझ जाओगे यार, इतना तो आदत तो आप लोगों को हो ही गई होगी इतना गंदा लिखने की, है ना। बोर्ड में मत लिखना यार इतना गंदा कि एग्जामिनर का दिमाग ही फट जाए, भाई बच्चा कहना क्या जा रहा है ठीक है। सो नॉन ओमिक मटेरियल्स होते क्या है, सिलिकॉन मान लो, जर्मेनियम मान लो, बेसिकली आपके सेमीकंडक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स। तो ये सब आपके कॉमन एग्जांपल होते हैं किसके, नॉन ओमिक मटेरियल्स के। ये क्या होते हैं, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, है ना। फिर उसके बाद बात आती है रेजिस्टेंस। होता क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोलो, एक ही बात है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। यहां पर रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। L का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो क्या याद रखना है अभी रेजिस्टेंस से अपने को, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, इसका सिंबल और इसका फॉर्मूला, दैट्स इट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी क्या है। समझ में तो आ रहा है ना, ओके। सो अब आगे क्या है आपके पास, फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। कैसे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब याद रखना कि कीपिंग एरिया एंड रेजिस्टिविटी सेम। मैं एरिया और रेजिस्टिविटी को सेम रख रहा हूं तब जाकर के बोल रहा हूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि क्या, जितना जैसे जैसे करंट कंडक्टर का लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर मैंने आप लोगों के सामने दो बड़े सुंदर सुंदर वायर बना करके रखे हैं, है ना। थोड़े से मोटे हो गए, मतलब थोड़ा सा एनलार्ज व्यू है ये। तो ये वायर का लेंथ अगर मैं बोलता हूं कि इस वायर का लेंथ अगर L है तो इस वाले वायर का लेंथ कितना मान लेते हैं, 2L मान लेते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा, बच्चा बोलेगा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों, रीजन साफ है भाई, जो ज्यादा लंबा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। चलो भाई इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली कर लेना इसको, एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, या फिर
जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये बात समझ में आती है? तो देखो, कीपिंग अगेन, कीप इन माइंड, कीपिंग लेंथ एंड रेजिस्टिविटी सेम। अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों के दोनों वायर का लेंथ सेम रखा है मैंने। दोनों वायर का लेंथ कितना है? L है, और दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं। बट इस वाले वायर का एरिया कितना है? इस वाले वायर का एरिया कितना है? A। तो इसका मान के चलो आप कुछ होगा 2A, है ना। इसका एरिया कितना हो गया? 2A। एक्चुअली एरिया में इसको डायमीटर हो जाएगा बेसिकली, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसका एरिया कितना हो गया? 2A हो गया। ये बात क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, लेंथ एंड रेजिस्टिविटी सेम रख रहे हैं। एरिया इसका कितना है? A, इसका हो गया 2A। तो किसमें होगा रेजिस्टेंस ज्यादा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें, सॉरी, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो इसका रेजिस्टेंस कम और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम। ठीक है, ओके। और इसके बाद बात आती है किसकी? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एरिया अपने को कौन सा लेना है? एरिया अपने को लेना है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि, ध्यान से देख लो इस चीज को। देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर मैथमेटिक्स में आप लोगों ने अभी सरफेस एरिया, आई थिंक मेंसुरेशन चैप्टर है, वो अभी शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? ये वाला एरिया, जिस एरिया से करंट पास हो रहा है। क्योंकि ये वाला एरिया तो क्या है? कर्व्ड एरिया है। हमको ये वाला एरिया नहीं लेना है, हमको कौन सा लेना है? ये वाला। क्योंकि करंट जो पास होगा वो ऐसे ही तो पास होगा। अगर ये एक वायर है, ये एक वायर है, तो करंट ऐसे पास होता है ना। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? जिस एरिया से एंट्री मार रहा है ना करंट, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अच्छा, यहां पे मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर देता हूं। एक तो रेजिस्टेंस जो है आपका एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही, साथ साथ आपको कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि क्या एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। डी मतलब कि क्या? डायमीटर। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। कैसे है? क्योंकि एरिया को आप क्या लिख सकते हो? पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हो। तो एरिया, सॉरी, रेजिस्टेंस, माय बैड, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपन आगे। यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस, अच्छा हाँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब मतलब कि रेजिस्टिविटी क्या हो गया? ये अगर एक कॉपर का वायर है और ये अगर एल्यूमिनियम का वायर है, तो हमको क्या पता है? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, और यहां पर अगेन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, कीपिंग लेंथ एरिया सेम। लेंथ एंड एरिया सेम रखना है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टिविटी। यहां तक बात क्लियर है? ओके, तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी रेजिस्टिविटी लो उसका रेजिस्टेंस भी लो, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ऑलराइट, और एक छोटा सा जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर ऑल्सो, है ना। तो यहां तक हो गई आपकी सारी की सारी रेजिस्टेंस की कहानी रैप अप। सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स इसके बाद वाले लेक्चर में आएंगे और सारे के सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, गारंटी देता हूं। उसके बाहर एक न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। कर लो, एग्जाम फोड़ कर आओगे। आगे बढ़ते हैं। यस, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बच्चों को बहुत बार ये क्वेश्चन हॉन्ट करता है, तो देखो करते हैं अभी इसका खेल खत्म। अब रेजिस्टेंस का देखो क्या होता है डेफिनेशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या? बहुत सिंपल यार, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर या फिर कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट्स इट। ये है दोनों का डेफिनेशन का डिफरेंस। क्लियर रखना, याद रखना है दोनों डेफिनेशन। और उसके बाद क्या होता है? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर होता है। और इसको क्या भी बोलते हैं हम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कभी कभी बोला जाता है। इस चीज को भी अच्छे से याद रखना। अब ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दी एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लेंथ, एरिया, बट रेजिस्टिविटी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है भाई मटेरियल की। वायर कितना भी लंबा हो, कितना भी चौड़ा हो, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली। एक कॉपर का वायर है, ठीक है, अगर मान के चलो ये एक कॉपर का वायर है और ये एक और इतना मोटा सा कॉपर का वायर है ना। अगर मैं पूछूं क्या इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी सेम है? जी हां, सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन दी मटेरियल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनहेरेंट प्रॉपर्टी, खानदानी, मतलब जो विरासत में मिली इसको प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर मटेरियल सेम है तो उसका रेजिस्टिविटी सेम रहने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स
एक्सटर्नल पैरामीटर्स या फिर डायमेंशंस बोल दो, लेंथ, एरिया, ये सब एक्सक्लूड करके। ऑलराइट, सो बस दैट्स इट, ये कहानी हो गई। इसलिए एल्यूमिनियम और कॉपर इन दोनों की रेजिस्टिविटी अलग होती है, क्यों? क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग हो गए, है ना। ओके, उसके बाद क्या होता है, एलॉयज एंड मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी। एलॉयज एंड मेटल्स क्या होता है, हैव लो रेजिस्टिविटी, इसलिए करंट क्या होता है, इजीली पास हो जाता है। बट इंसुलेटर्स की क्या होती है, रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए करंट इजीली पास नहीं होता, क्योंकि करंट को रेजिस्टेंस वगैरह पसंद नहीं है बाबू। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब यूजेस ऑफ एलॉय, एलॉय क्यों यूज किया जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि व्हाई एलॉयज आर यूजेस इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज क्यों किया जाता है? सो रीजन बड़ा सिंपल सा है यार। देखो, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी क्या होती है, जो मेटल्स होते हैं ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब जैसे ही मैंने ये चीज बोली, वो अच्छा बोलेगा यार ठीक है, अगर इससे ज्यादा होती है तो फिर हम क्यों मेटल्स के ऊपर इसको प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये तो करंट को हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। तो रीजन क्या है उसका? बहुत सिंपल सा है। देखो, एक बार रीड भी कर लो आप लोग। क्यों इसको प्रेफर करते हैं? वो इसलिए बिकॉज दे कैन बियर हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता है, इसलिए तो इसको हम किस में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में। एलॉयज क्या होते हैं, इनका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, और ये क्या होते हैं, ज्यादा हाई टेम्परेचर बियर कर सकते हैं विदाउट गेटिंग मेल्ट, है ना। विदाउट मेल्टिंग ये क्या कर सकते हैं, ज्यादा टेम्परेचर बियर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एलॉयज आर प्रेफर्ड ओवर मेटल्स इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा, टंगस्टन इन बल्ब एंड नाइक्रोम वायर इन हीटर। नाइक्रोम एंड टंगस्टन बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ एलॉय, है ना। एलॉय का डेफिनेशन क्या होता है, इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स एज वेल एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसा मत बोल देना सिर्फ मेटल्स मेटल्स से एलॉय बनता है, मेटल प्लस नॉन मेटल से भी एलॉय बनता है। ऑलराइट, फिर क्या होता है, कॉन्स्टेंटिन, ये क्या होता है, एलॉय ऑफ निकल एंड कॉपर, निक्कू, है ना। मतलब ऐसे याद रख सकते हो उसको, निक्कू मतलब निक्कू, निक्कू, ठीक है। और क्या, मैग्नेनिन क्या होता है, मैग्नेनिन इट्स अ एलॉय ऑफ निकल, कॉपर एंड एमएन मतलब क्या, मैंगनीज, नॉट मैग्नीशियम, इट्स मैंगनीज। तो इसको क्या याद रख सकते हो, निक्कूमैन। नी मतलब ये निकल, कू मतलब कॉपर, एमएन मतलब मैंगनीज, तो निक्कूमैन और निक्कू। तो ध्यान रखना है कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नेनिन, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फिर बात आती है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल की। अब देखो, ये तो बच्चा बच्चा जानता है यार। ये क्या है आपका, अगर सर्किट है, ये आपका क्या करंट दिखा करके रखा है मैंने, दिस इज करंट। तो करंट कैसा फ्लो होगा यहां से, अच्छा करंट कहां से निकलता है, बैटरी के हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल से वापस से एंट्री मारेगा। तो करंट कैसा जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। देखो, इसको छोटा सा एक प्यारा सा एनिमेशन बनाया मैंने, आप उससे देख लो तो एक्चुअली में फील आ जाएगा कैसा करंट फ्लो होता है ना। ये हियर यू गो, ऐसा करंट फ्लो होता है ना। ये हो गया आपका सीरीज के अंदर, सीरीज कनेक्शन हो गया बेसिकली इन तीनों के तीनों रेजिस्टर्स का। क्लियर ये चीज? ओके, ऑल दीज 3 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद बात आती है किसकी, पैरेलल। जब करंट क्या होता है, पैरेलल होता है, सॉरी रेजिस्टर्स जब पैरेलली कनेक्ट होते हैं, तो इस केस में करंट कैसा फ्लो होता है। देखो, मेरे बोलने से अच्छा है पहले आप कुछ देख लो, फिर उसके बाद बताता हूं मैं इसको। आप जस्ट अ मिनट, ये देखो कुछ ऐसा फ्लो होता है। ये गया यहां पर आया, करंट यहां से 3 पार्ट में स्प्लिट हुआ, वापस से कंबाइन हुआ। ओ उप्स, कुछ मिस हो गया आई थिंक इसमें, ठीक है। खैर यहां से बता देता हूं आपको, यहां से वापस से कंबाइन होता है, यहां से ऐसा होकर के ऐसा आ जाता है। ये क्लियर है? तो करंट यहां से कैसा जाता है, ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, यहां से 1 2 3 पार्ट में स्प्लिट हुआ, ऐसा करके ऐसा 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 वापस से यहां पर आकर घुस जाता है। तो ये तो होता है क्या, जब रेजिस्टर तीनों के तीनों आपके पैरेलल में लगे होते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओह, ये आ गया, थोड़ा सा लेट हो गया, सो खैर कोई नहीं। अब फिर बात आती है जो आपको सीरीज कनेक्शन में याद रखना है कि सीरीज में क्या होता है, करंट रिमेन सेम इन सीरीज कनेक्शन। क्योंकि जितना करंट, जैसे मान के चलो यहां से 10 एम्पेयर आया, इतना गया इतना गया इतना गया, तीनों के तीनों रेजिस्टर से सेम करंट ही पास हो रहा है। तो आपको ये चीज याद रखना है, और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अपने को याद रखना है। क्या होता है इसका डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन कैसे करोगे इसका, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ये लिखा। अब इसके बाद v मतलब क्या हो गया, v मतलब क्या हो गया, I इंटू आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इन तीनों का रेजिस्टेंस क्या आता है, आई मीन आर इक्विवेलेंट अभी सब लोगों को पता होगा।
I इंटू आर इक्विवेलेंट, और V1 मतलब क्या, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V3, तो I R1 I R2 I R3। ध्यान रखना यहाँ पे मैंने I का वैल्यू सेम लिया है। क्यों सेम लिया है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहां से आपने I तीनों में से कॉमन निकाला, तो खचा खचा खचा, ये कॉमन निकाल करके काटा है, डायरेक्टली मत काट देना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि अगेन रिवीजन चल रहा है। सो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 R2 R3। इसका डेरिवेशन आपको याद रखना है, पूछा जाता है ना। और जब भी याद रखना, जब भी इसका आर इक्विवेलेंट का आपको डेरिवेशन पूछेंगे तो डायग्राम बनाना जरूरी है। बिना डायग्राम हवा में मत लिख कर आना, डायग्राम बनाना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि हाँ भाई ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये क्या है, एक बैटरी है या फिर सेल है। ऑलराइट, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे कौन इंतजार कर रहा है, आपका प्यारा सा दोस्त, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, बहुत सिंपल सी कहानी। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज रिमेन सेम अक्रॉस रेजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। देखो यहां से कितना करंट गया था, जो भी करंट गया था यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया। जैसे ही करंट ने देखा भाई अपने को क्या दिख गए, अभी 3 रास्ते, थोड़ा करंट इधर जाएगा, थोड़ा करंट इधर, थोड़ा करंट इधर, बाकी वापस से सारे के सारे करंट मिलकर के यहां आएंगे और यहां से वापस ऐसे फ्लो हो जाएंगे। तो इसका डेरिवेशन कैसे लिखना है अपने को, वो देखो जल्दी से। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I का वैल्यू क्या, V बाई आर इक्विवेलेंट, इस I1 का वैल्यू क्या, V अपॉन R1, इसका वैल्यू क्या, V अपॉन R2, और इसका वैल्यू क्या, V अपॉन R3। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल द 3 रेजिस्टर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, खचा 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 खचा, सारे के सारे V को कॉमन निकाल के इन सभी को क्या किया, इन सभी को कॉमन निकाला और इससे इसको उड़ा डाला लाला। समझ में आया। तो यहां से अपने पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्या बात समझ में आई है ना, ये होता है। अब देखते हैं आगे क्या कहानी है इसकी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब क्या होता है, देखो जब भी किसी अप्लायंस से आपका करंट पास होता है ना, तो वो हीट तो होता ही होता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, हर बच्चा यूज करता है फोन का क्या होता है, मोबाइल यूज करता है। आई मीन मोबाइल का जो चार्जर होता है, जब चार्ज करते हो तो आप देखोगे उसको थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो क्यों हो रहा है वो गर्म, देखो जब भी करंट पास हो रहा है किसी डिवाइस से, तो वो डिवाइस का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। रीजन क्या है इसका, बहुत सिंपल है। देखो बैटरी जो होता है, बैटरी या जो भी आपका सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होता है, एनर्जी एक्सपेंड करता है। जैसे अभी बैटरी की बात कर रहा हूं मैं, तो एनर्जी एक्सपेंडेड बाय बैटरी, एक्सपेंडेड मतलब स्पेंड, एनर्जी एक्सपेंडेड बाय बैटरी। बैटरी क्यों एनर्जी स्पेंड करता है, सो दैट सर्किट में करंट मेंटेन रहे। अब भाई करंट कैसे मेंटेन होता है, हवा से थोड़ी ना होता। तो बैटरी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, काम करना मतलब खुद की एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है, तब जाकर के क्या होता है, सर्किट के अंदर करंट मेंटेन होता है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर बैटरी की एनर्जी खर्च हुई या बैटरी की एनर्जी कम हुई, तो कहीं ना कहीं तो अपीयर होगी। तो वो कहां अपीयर होती है, वो किस 2 फॉर्म में निकलती है। कौन कौन से 2 फॉर्म में निकलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में। ठीक है, इन 2 फॉर्म में निकलती है आपका बैटरी का जो भी एनर्जी बैटरी का खर्च होता है, वो इन 2 फॉर्म में दिखता है आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो इसलिए क्या होता है, आपका जब भी कोई भी अप्लायंस चलता है वो थोड़ा सा हीटअप हो जाता है। इसलिए तो काफी सारे अप्लायंसेस में आपको, जैसे लैपटॉप के अंदर भी क्या होता है, एक कूलर लगाया होता है जिससे उसका टेम्परेचर बढ़े तो वो उसको कम कर दे। खैर ये सारी चीजें अलग है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको यहां से क्या ध्यान रखना है कि बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में होता क्या है। इसके बाद आता है आपको, अच्छा इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है आगे बताता हूं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को और क्या भी बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोला जाता है। इस नाम से भी अगर क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज मत हो जाना, यार जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था, यही होता है यार हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी अप्लायंस से अगर आपको पता लगाना है कि यार इससे कितना हीट लॉस हुआ, कितना एनर्जी जो है सराउंडिंग में लॉस्ट हो गया, फॉर्मूला बहुत सिंपल है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई मतलब क्या, करंट, आर मतलब क्या, रेजिस्टेंस, टी मतलब क्या, समय, कितने वक्त के लिए करंट उससे सुई करके फ्लो कर रहा है ना। ओके, तो मतलब कि यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो हीट एनर्जी होगा, कोई भी अप्लायंस जितना भी हीट एनर्जी डेवलप करेगा, वो कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। पैरामीटर नंबर 1 इज करंट, सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस, थर्ड वन इज टाइम। मतलब कि हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर
and heat is directly proportional, my bad, heat is directly proportional to resistance of wire या फिर conductor, and heat is also directly proportional to the time for which current is flowing through the wire. मतलब जितने ज्यादा देर के लिए करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीट डेवलप करेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा वायर से उतना ही ज्यादा हीट डेवलप होगा। समझ में आया? सो ये फंडा इसका। एक चीज याद रखना ध्यान से कि टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए, वरना सेकंड्स में नहीं लिया तो ये आपका टाइम खराब कर देगा, है ना। क्योंकि मेहनत तो करेगा बच्चा लेकिन मार्क्स फुर 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 करके उड़ जाएंगे, मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, टाइम सेकंड्स में लेना। और हाँ, हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। कोई दर्द कोई तकलीफ वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं पावर के साथ। अब क्या होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके अंदर क्या होगा? देखो, हीट तो आपको मतलब इनएविटेबल है, मतलब उसको आप रोक नहीं सकते हीट जनरेशन को, ठीक है। बट अब होता क्या है, कुछ कुछ केसेस में जो आपका हीट जनरेट होता है वो डिजायरेबल होता है, और कुछ कुछ केसेस में क्या होता है? अनडिजायरेबल होता है। तो अब हमको ये देखना है कि यार कौन से केसेस में हीट डिजायरेबल होता है और कौन से केसेस में हीट अनडिजायरेबल होता है। क्यों? क्योंकि हम हीट जनरेशन को नहीं रोक सकते। हीट तो होगी ही, हीट जनरेट होगा ही। मतलब अगर किसी भी अप्लायंस से करंट पास हो रहा है तो अप्लायंस का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। अब किसी किसी केस में वो यूजफुल होता है, किसी किसी केस में वो यूजफुल नहीं होता। तो देखें, जैसे कि कैसे पता करेंगे यूजफुल है या नहीं। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल का चार्जर है या फिर लैपटॉप का चार्जर है, उसका काम क्या होता है यार? आपकी जो डिवाइस है, आपका जो फोन है या फिर लैपटॉप है, उसको चार्ज करना। वो गर्म हो जाएगा तो किस काम का है? उससे क्या करोगे? गाल पे लगाकर बैठोगे, हाथ सेकोगे, कुछ नहीं कर सकते। वो गर्म हो रहा है, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, राइट। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर इन दिस केस हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल, क्योंकि उसका प्राइमरी पर्पस है ही नहीं ना भाई गर्म होना। उसका प्राइमरी पर्पस क्या? आपके डिवाइस को चार्ज करना। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक हीटर की बात करता हूं, तो इसके अंदर क्या है? हीटिंग इफेक्ट डिजायरेबल है। अरे भाई, अगर हीटर गर्म ही नहीं करेगा तो किस काम का? हीटर उठा करके डस्टबिन में डाल देंगे जो हीटर गर्म नहीं कर पाएगा। यही तो करोगे, है ना। तो यही होता है इसका फंडा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डिजायरेबल। इसलिए बोल रहा था, कहीं कहीं पर क्या होता है, जो हीट होता है, जनरेट होता है, वो डिजायरेबल है, और कहीं कहीं पर अनडिजायरेबल है। तो कहां पर डिजायरेबल है वो देखते हैं। इट इज डिजायरेबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, आयरन, हीटिंग रॉड, इलेक्ट्रिक ओवन। यहां सब क्या होता है? यहां सब जगह पर जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इज डिजायरेबल। ये नहीं होगा तो आपका अप्लायंस किसी काम का नहीं, कचरा हो जाएगा अप्लायंस, ठीक है। बट चार्जर वगैरह हो गया या फैन हो गया, इन सब का प्राइमरी पर्पस क्या है? कुछ और है। फैन का काम है आपको हवा देना, ये नहीं गर्म कर देना, ठीक है। सो ये सारी चीजें आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक बल्ब की। अब सबसे पहली बात, बल्ब के अंदर अगर मैं आप लोगों को पूछूं हीटिंग इफेक्ट डिजायरेबल है या नहीं है, बच्चा तुरंत बोलेगा यार ब्रो ये तो डिजायरेबल नहीं है। क्योंकि मेरे भाई बल्ब का काम क्या होता है? आप आते हो अंधेरे में, टुचुक से स्विच ऑन किया तो बल्ब उजाला देता है, आपकी लाइफ में रोशनी करता है। ऐसा थोड़ी यार मुझे बहुत ठंडी लग रही है जरा बल्ब ऑन करके बैठते हैं, गर्मी तो नहीं देना चाहिए बल्ब को। बट होता क्या एक्चुअली में, बल्ब जो होता है हीट एनर्जी ज्यादा देता है। कौन सा वाला? ये जो पुराने चलते थे ना 0 वॉट के बल्ब, उनकी बात कर रहा हूं। तो देखो, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बल्ब क्या होता है? इज टू प्रोवाइड लाइट, लेकिन इसके साथ साथ मेजर पोर्शन ऑफ जो एनर्जी होता है वो हीट में भी कन्वर्ट होता है, विच इज अनडिजायरेबल इन दिस केस, क्योंकि बल्ब का काम है आपको रोशनी देना, है ना। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्हाई फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन अभी हमने क्या देखा था? टंगस्टन इज एन एलॉय। टंगस्टन क्या है? एक एलॉय है। और टंगस्टन क्या? ये जो होता है ना, ये टंगस्टन का अपना होता है, ये टंगस्टन है आपका, है ना। तो ये फिलामेंट बोलते हैं बेसिकली इसको, यही होता है फिलामेंट। तो रीजन क्या है, क्यों बनाते हैं इसको? क्योंकि बल्ब क्या होता है, इसका जो जब ये ग्लो होता है ना, तब इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। तो एलॉय क्या होता है? एलॉय की थोड़ी सी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। और हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि alloys can bear higher temperature, that's why they are preferred over metals। तो यहां पर alloy क्या है? देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई जा चुका है, तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? यहां पर एक alloy यूज कर रहे हैं सो दैट ये इतने हाई टेम्परेचर को बियर कर सके और मेल्ट ना हो। वरना पता चल रहा है बल्ब आपका जल रहा है और टेम्परेचर ही बियर नहीं कर पाए आपका अंदर का फिलामेंट, और पुचुक से मेल्ट हो गया और बल्ब फ्यूज, ठीक है। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं टंगस्टन को। ये बात क्लियर? ये होता है पहला क्वेश्चन कि व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन दिस बल्ब।
उसके बाद बात आती है किसकी, कुछ और क्वेश्चन है इसके ऊपर। वो क्या होता है, वाई इज देयर अ ग्लास केसिंग सराउंडिंग द बल्ब फिलामेंट एंड यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन विच इज फिल्ड इनसाइड दिस ग्लास केसिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यार ये ग्लास केसिंग नहीं होगा तो क्या बल्ब ग्लो नहीं करेगा? करेगा, बल्ब तब भी ग्लो कर रहा है ना, बल्ब तब भी ग्लो करेगा। तो रीजन क्या है इस ग्लास केसिंग को डालने का? देखो क्या होता है, जैसे कि आपको अभी बताया मैंने कि ये जो आपका फिलामेंट है इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है ना। अभी मान के चलो अगर ये केसिंग नहीं होता तो ये कुछ शायद ऐसा दिखता आपको, ये कुछ ऐसा दिखता है ना। तो तब भी इस केस में भी बल्ब तो ग्लो करता है, लेकिन मेरे भाई समझने वाली बात क्या है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई, कितना 3380 डिग्री सेल्सियस, और आसपास ऑक्सीजन बैठा है। ऑक्सीजन इतना हाई टेम्परेचर देखकर तड़बड़ा उठता है, बोलता है मैं क्या करूंगा, इस हाई टेम्परेचर वाले मटेरियल के साथ रिएक्ट कर जाऊंगा। तो होता क्या है, ये जो आसपास का ऑक्सीजन होता है ये इसके कांटेक्ट में आकर के ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है, ये फायर कैच कर सकता है, ये फायर कैच कर सकता है। तो इसी फायर कैच करने को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लास का केसिंग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इसका कांटेक्ट हम कट ऑफ कर दें, किससे, ऑक्सीजन से। अगर मैंने इसके ऊपर बड़ी सुंदर सी एक लाल सी ग्लास की केसिंग लगा दी तो ऑक्सीजन देखता ही रह जाएगा और इसको टच भी नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आई कि क्यों ग्लास का केसिंग हम लोग लगाते हैं, सो दैट ऑक्सीडाइज ना हो आपका ये फिलामेंट और उससे फायर कैच ना करे। हेवल्स वायर डोंट कैच फायर। खैर इसका वो रीजन नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया फ्लो में, है ना। उसके बाद क्या बात आती है, अच्छा ये तो हो गया, ग्लास केसिंग समझ आ गया, बट फिर नाइट्रोजन और आर्गन क्यों फिल करते हैं? देखो फंडा बहुत सिंपल सा है, आप चाहो तो अंदर क्या कर सकते हो, वैक्यूम भी रख सकते हो, बट इन जनरल होता क्या है, वैक्यूम क्रिएट करना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए क्या करते हैं हम इसके अंदर नाइट्रोजन या फिर आर्गन को फिल कर देते हैं। अब ये गैस क्यों, क्योंकि दीज टू गैसेज आर इनर्ट इन नेचर। इनर्ट मतलब कि क्या, नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करती, ये रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव। इनर्ट मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। अंदर कितना भी हाई टेम्परेचर, इनको कोई लेना और कोई देना नहीं है, क्योंकि ये तो इनर्ट है। ये बात क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद बात आती है कि व्हाई डज बल्ब ग्लो, आखिर बल्ब जलता क्यों है? देखो इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, काफी सिंपल सा है। आप सभी लोगों ने क्या देखा होगा, एक आयरन का रॉड देखा होगा। जब आयरन का रॉड जलता है तो कैसा हो जाता है, बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, लाल या फिर ऐसा बोल दो थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज टाइप का हो जाता है, बिल्कुल ऐसा दिखता है ना। तो उसी तरीके से यहां पर भी होता है, जब इसका इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है ना, 3380 डिग्री सेल्सियस पर जब ये पहुंच जाता है, काफी हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो इससे क्या होती है, हीट रेडिएट होती है, उसकी वजह से हमको क्या दिखता है, ये ग्लो होता हुआ दिखता है। जिस तरीके से आप इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पाओगे, जलता हुआ आयरन का रॉड देखना कभी, तो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, वो थोड़ा सा ऑरेंज रेडिश ऑरेंज टाइप का दिखता है, तो जैसे उसका वो ऐसा लगता है ग्लो हो रहा है, उसी तरीके से इसके साथ भी होता है, ये भी क्या होता है, ग्लो होता हुआ दिखता है। या फिर आप हीटर को देख लो यार, हीटर की कॉइल्स भी तो ऐसे रेडिश ऑरेंज टाइप की दिखती है, ऐसा लगता है ना, अंधेरा कर दोगे तो ग्लो होती हुई दिख रही है। तो सेम कहानी इसकी भी होती है, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर ये सारे क्वेश्चंस क्लियर है तो इलेक्ट्रिक बल्ब पूरा आपको सटासट क्लियर है ना। आगे देखते हैं अभी, इलेक्ट्रिक फ्यूज हाईली इंपॉर्टेंट। क्या होता है अब इलेक्ट्रिक फ्यूज की कहानी, सबसे पहले अपने को ध्यान क्या रखना है, इन इलेक्ट्रिक फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डिजायरेबल। यहां पर चाहिए हमको हीटिंग इफेक्ट इसका, है ना। क्यों चाहिए, रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि फ्यूज वायर क्या होता है, जब भी सर्किट के अंदर बहुत हाई करंट आता है, अनड्यूली हाई करंट आता है, तो फ्यूज वायर क्या हो जाता है, पचक से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होएगा तो टूट जाएगा, और अगर फ्यूज वायर टूट गया तो सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, उसकी वजह से जो हाई करंट है वो सर्किट में आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। फंक्शनिंग क्लियर इसकी? ओके, सो ये हो गया। फिर उसके बाद बात क्या आती है, यहां पर फंक्शंस क्या होते हैं, फ्यूज वायर के दो होते हैं, इंपॉर्टेंट दो फंक्शंस होते हैं। अगर आपको फंक्शंस पूछा जाए तो ये छाप करा जाना। क्या होता है पहला फंक्शन, टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम कैचिंग फायर। सर्किट को फायर कैच करने से बचाना इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्यूज वायर। देन सेकेंडरी फंक्शन ऑफ दिस फ्यूज वायर इज टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस व्हेन हाई करंट फ्लोज थ्रू दी सर्किट। मतलब मान के चलेगा बच्चा, अगर ये इतना बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, यहां से एकदम आ गया भयानक सा बहुत ज्यादा सा करंट, ठीक है, और अगर बीच में फ्यूज वायर ही नहीं लगा तो ये टीवी पुम फूट जाएगा। इतना हाई करंट थोड़ी ना बेयर कर पाएगा टीवी। सो इसलिए यहां पर फ्यूज वायर को लगा देते हैं, सो दैट आपके अप्लायंसेस को भी ये बचा ले। अच्छा ये गलत क्वेश्चन आ गया इधर, पीछे का रिपीट हो गया, इसको इग्नोर मारना। ये क्लियर है, फ्यूज वायर का दो फंक्शंस हमको याद रखना है, और
ये इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट डिजायरेबल होता है और ये कैसे वर्क करता है। ऑलराइट, अब जरा आगे देखते हैं फ्यूज वायर की कुछ कुछ क्वेश्चंस जो काफी पूछे जाते हैं। वो ये है, हाउ शुड फ्यूज वायर बी कनेक्टेड इन सर्किट। अब फ्यूज वायर कैसे कनेक्ट करना चाहिए सर्किट में? आंसर बड़ा सिंपल, इन सीरीज। सीरीज में ही तो करोगे ना बाबू, अगर सीरीज में नहीं करोगे तो फिर आपका उड़ जाएगा, अप्लायंस वगैरह सब उड़ जाएगा। और बिफोर द अप्लायंस, इट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द अप्लायंस ऑल्सो, वरना अप्लायंस के बाद लगाओगे तो क्या करोगे बाबू, उसका अप्लायंस उड़ जाएगा, उसके बाद फ्यूज वायर के उड़ने का क्या मतलब क्या ही पर्पस रहेगा ना फ्यूज वायर का। सो इट इज प्लेस्ड इन सीरीज बिफोर दी अप्लायंस। ये हो गया, इसका पोजीशन समझ में आ गया फ्यूज वायर का। और मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आपको ये सारी चीजें पता होगी, क्योंकि ये अगेन क्विक शॉर्ट रिवीजन है, इसको अच्छे से कर लो, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। ऑलराइट, सो फिर उसके बाद जो आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई कांट कॉपर वायर बी यूज्ड एज फ्यूज वायर। तो रीजन क्या है इसका? देखो, कॉपर वायर का क्या होता है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज लो। अब एक बात बताओ, अगर मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई हुआ तो अगर हाई करंट आएगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हुआ और रेजिस्टिविटी कम हुआ तो कम अगर रेजिस्टिविटी हुआ तो क्या ये करंट को रोक नहीं पाएगा, रेजिस्टिविटी कम है तो करंट को रोक नहीं पाएगा, है ना, करंट को रोक नहीं पाएगा। और अगर करंट को रोक नहीं पाएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, काफी ज्यादा हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो जल्दी मेल्ट नहीं हो पाएगा, रेजिस्टिविटी लो है तो करंट को आराम से पास होने देगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो वायर को ये मेल्ट नहीं होने देगा जल्दी। तो ऐसे में तो किस काम को फ्यूज वायर, कचरा निकाल के फेंक देना चाहिए, आपका अप्लायंस सर्किट सब उड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरली कॉपर वायर्स को यूज नहीं करते हैं। रीजन क्लियर है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अगेन मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, ऊपर से एक आपको क्विक ओवरव्यू दे रहा हूं, इतने सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखोगे गारंटी एक मार्क्स लूज नहीं कर पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे, है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बात आती है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्यूज वायर। एक फ्यूज वायर होना कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसका क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो, ये एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, एंड सेकंड वन इज रेजिस्टिविटी शुड बी हाई, तभी तो ये हीट ज्यादा जनरेट करेगा। रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए इसकी, रेजिस्टिविटी शुड बी हाई। कितना गंदा लिख दिया बाबू, क्या होती है इसकी रेजिस्टिविटी, हाई होती है, रेजिस्टिविटी इज हाई। तो ये दो जनरली इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, फ्यूज वायर के, और जनरली थिन होता है फ्यूज वायर आपका। ओके, फिर उसके बाद बात आती है किसकी, वाई फ्यूज ऑफ स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू देन करंट रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस यूज्ड। अगेन जैसे मान के चलो एक आपका अप्लायंस है, एक जैसे मान के चलो ये टीवी है, ये कितना मैक्सिमम करंट ले सकता है, मान के चलते हैं 4.5 एम्पियर का ही ये करंट मैक्सिमम ले सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि बताओ यार इसके लिए मुझे फ्यूज कितने का लगाना पड़ेगा, आपको ऑप्शन दिए या तो 4 एम्पियर का लगाएंगे या तो फिर 5 एम्पियर का लगाएंगे। तो जो बच्चा जनरली गलती करता है वो क्या बोलता है, यार 4 एम्पियर का लगा देंगे, क्योंकि 5 एम्पियर का अगर लगाएंगे तो 5 एम्पियर का अगर करंट आया तो ये तो इस टीवी का काम तमाम कर देगा, है ना। तो यहां पर गलती हो जाती है, 4 नहीं लगा सकते, हमको लगाना क्या पड़ेगा, इसका जो भी अप्लायंस है उसकी करंट रेटिंग से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है। रीजन क्या है उसका, रीजन अच्छे से सुनो। देखो रीजन क्या होता है इसका, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में जब भी आप किसी अप्लायंस को स्टार्ट करते हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अगर अपन इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है, तो मान के चलो मोटर अगर आपका कितना, मोटर का आपको मैक्सिमम करंट दे के रखा है कि 8 एम्पियर, है ना, करंट रेटिंग इसका देकर के रखा है 8 एम्पियर, बट फिर आपको पूछा जाए कि अच्छा बताओ फ्यूज वायर कितने का लगाना चाहिए, आपको दो ऑप्शन दिए, या तो एक 7 का 7 एम्पियर का या फिर एक 10 एम्पियर का, है ना। तो आप क्या बोलोगे, यार हम फ्यूज वायर लगाएंगे 10 एम्पियर का। रीजन क्या है, क्योंकि जब ये मोटर स्टार्ट होता है ना, तो ये स्टार्ट होने के लिए अपने स्पेसिफाइड वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा करंट विड्रॉ करता है ना, ज्यादा करंट विड्रॉ करेगा तो आपको ज्यादा का ही फ्यूज वायर लगाना पड़ेगा। अगर आपने इसके पहले 7 एम्पियर का फ्यूज वायर लगा दिया तो ये अगर मान के चलो मोटर को स्टार्ट होने के लिए कितना 9 एम्पियर का क्या लग रहा है, करंट लग रहा है, और यहां से अगर आया करंट 9 एम्पियर का, इसने विड्रॉ किया करंट, है ना, यहां से इसने सर्किट से 9 एम्पियर का करंट विड्रॉ किया, बट यहां पर आपका जो वायर है फ्यूज वायर वो 7 एम्पियर का है, तो फ्यूज वायर तो पहले ही टुचुक से ब्रेक हो जाएगा, तो आपका मोटर तो चल ही नहीं पाएगा कभी लाइफ में, है ना। तो ये रीजन है कि हम क्यों थोड़ा सा ज्यादा एम्पियर का
फ्यूज लगाते हैं थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू का, सो दैट आपका जो स्टार्टिंग करंट ज्यादा लगता है वो कंप्लीट हो सके, वो कंडीशन फुलफिल हो सके। आई होप ये क्लियर होगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में दे करके नहीं रखा है, तो ये ऑफनली बच्चों को जनरली कंफ्यूज कर देता है ये स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेकर जाओ और समझते हुए ही वापस जाना। फिर बात आती है लास्ट में अभी अपन इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसका डेफिनेशन याद रखना है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दी सर्किट, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट होता है ना। फिर उसके बाद पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। टाइम को क्या लेना है अपने को, सेकेंड्स में लेना है ना। फिर यहां पर बात आती है कि यार आपको अगर 1 वॉट दे दिया तो 1 वॉट से क्या समझते हैं हम लोग। 1 वॉट का मतलब होता है कि 1 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है 1 सेकेंड में, ये समझते हैं हम 1 वॉट का मतलब। अगर किसी ने बोला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 50 वॉट, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, 50 जूल का। दैट्स इट, बस इतना सिंपल सा हलवा टाइप का एक्सप्लेनेशन है इसका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब यहां से ध्यान रखना, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट, वोल्ट का V, करंट का एम्पियर, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर भी होता है, ठीक है। एंड 1 वॉट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड भी होता है। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 1 वॉट इज ऑल्सो इक्वल टू VA, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, लगा देना, हाँ होता है ये भी, है ना। तो कुड बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज, तो ये भी होता है और ये भी होता है। फिर उसके बाद बात आती है कि 1 वॉट आवर क्या होता है। बहुत छोटे छोटे ये सब डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए जितना भी पावर आपका यूज हो गया उसको आप क्या बोल देते हो, वॉट आवर बोल देते हो। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 10 इंटू 3 रेज टू 6 जूल। अब कॉमर्शियल यूनिट क्या, घर पे जो बिजली का बिल आता है ना, घर पे जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसमें अगर आप यूनिट देखोगे तो उसमें यूनिट का कंजम्पशन किलोवाट आवर के रेट के हिसाब से, किलोवाट आवर के हिसाब से ही आता है। मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे आप कभी बिल देखो तो लिखा रहेगा उसमें कि आपका मंथली कितना कंजम्पशन हुआ है। जैसे आप देखो कि हो सकता है आपके बिल पे लिखा हो 100 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। 100 यूनिट्स मतलब कि कितने यूनिट्स कन्वर्ट हुए हैं, कंज्यूम हुए, 100 किलोवाट आवर का यूनिट कंज्यूम हुआ है। और आपका जो बिल बनता है वो कैसा बनता है, जैसे मान के चलो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या है, 6 रुपीज पर किलोवाट आवर, और आपका बिल पे कितना आया रीडिंग, 100 किलोवाट आवर, तो आपका बिल कितना आया होगा, 600 रुपीज आया होगा। 6 इंटू, क्योंकि 1 किलोवाट आवर के लिए कितना लगता है, 6 रुपए, तो 100 किलोवाट आवर के लिए कितना लगेगा, 6 इंटू 100, तो बिल कितना आया होगा, 600 रुपए आया होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो यहां से अपने को ये चीज ध्यान रखना है। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जानते हो क्या, पावर के फॉर्मूले, ये तो बता दो यार ब्रो, ये तो जान निकल जाता है, दिमाग में समझ ही नहीं आता कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो खैर वो सारी चीजें तो ना मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके बाद तभी अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए ध्यान रख लो, पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं अपने पास, 3 फॉर्मूले होते हैं, बेसिकली 3-4 बोल लो, चलो ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला तो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई आपके सामने। दूसरा क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। तीसरा क्या होता है, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। और चौथा क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अभी एनर्जी कौन सा हो सकता है, ये एनर्जी क्या हो सकता है, हीट एनर्जी भी हो सकता है ना, हीट एनर्जी हो सकता है ना। जनरली हीट एनर्जी की बात करने वाले अपन इस चैप्टर के अंदर। तो ये होते हैं आपके 1, 2, 3, 4 फॉर्मूले, है ना। अब ये वाला फॉर्मूला जनरली कब यूज किया जाता है, जब आपका सर्किट पैरेलल सर्किट दिया होता है, पैरेलल कनेक्शन में दिया होता है रेजिस्टेंस। और ये कब यूज किया जाता है, जब सीरीज कनेक्शन दिया होता है। तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको ये सिर्फ सीरीज में यूज करना है और ये वाला सिर्फ पैरेलल में ही करना है। आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी कनेक्शन में यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप के अरेंजमेंट में। बस हाँ ये होता है कि आप इसको यूज करते हो तो लाइफ थोड़ा सा इजी कर देता है, कैलकुलेशंस इजी कर देता है। ये भी क्या कर देता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर देता है। अदरवाइज देयर इज नो सच डिस्क्रिमिनेशन दैट यू कांट यूज दिस फॉर्मूला इन सीरीज कनेक्शन। नो, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। सो खैर ये सारी हो गई कहानी आपकी इलेक्ट्रिक पावर की। इसी के साथ हुआ आपका थ्योरी पार्ट इस पूरे के पूरे चैप्टर का फिनिश। सो ऑलमोस्ट 1 आवर में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर का थ्योरी पार्ट किल कर डाला सक्सेसफुली। अब बात आती है, अब बात किसकी आती है, अब आती है बात न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स सुन लो कैसे आने वाले हैं आप लोगों को।
न्यूमेरिकल्स में कैसे कराने वाला हूँ, एक एक टॉपिक पकड़ूंगा, जैसे करंट के ऊपर क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले के ऊपर क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस के ऊपर किस टाइप के बन सकते हैं, और उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन वाले कैसे बन सकते हैं, देन हीट एनर्जी पे कैसे बन सकते हैं, और पावर के ऊपर कैसे बन सकते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल एग्जाम में एक या दो ही आना है, हार्डली जनरली तो एक ही समझ के चलो, और ईजी आने वाला है काफी। तो न्यूमेरिकल्स का वेट करो, आ जाएगा एक दो दिन में, और गारंटी देता हूं आराम से समझ लिया ना तो एक एक क्वेश्चन को किल कर दोगे, है ना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर लेंडिंग मी योर ईयर्स। आई होप इस रिवीजन से आपको हेल्प हुआ होगा। अब बाकी तो क्या करते जाना है, पढ़ते जाना है और तबाही पुम 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 करके मचाते जाना है। चलो फाइनली बाय बाय।